तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्विक रिवीजन सीरीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर आया हूं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आप इस क्विक रिवीजन सीरीज़ से केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर जल्द से जल्द रिवीजन कर सकते हैं, वो भी पूरी एनसीईआरटी कवर करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में जो हेलोजन एटम होता है वो अल्काइल ग्रुप के उस कार्बन से अटैच होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में जो हेलोजन एटम होता है वो अराइल ग्रुप के उस कार्बन से अटैच होता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और भी कुछ चीज़ है इस पेज में देखने को, आप देख सकते हो, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन एक एंटीबायोटिक कंटेन करता है, क्लोरमफेनिकोल, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। हमारा बॉडी जो है बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, उसी में एक हार्मोन है थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन का हमें कमी हो जाए तो हमें ग्वाइटर हो जाता है। बहुत सारा हेलोजन कंपाउंड है जैसे क्लोरोक्यूनिन जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और हेलोथेन जो है सर्जरी के समय एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर एक हेलोजन एटम होगा तो मोनो हेलो एल्केन होगा या मोनो हेलो एरीन्स होगा। एक दो हेलोजन एटम होगा तो डाई हेलो एल्केन होगा या डाई हेलो एरीन होगा। तीन हेलोजन एटम होगा अगर तो ट्राई हेलो एल्केन होगा या ट्राई हेलो एरीन्स होगा। अब हम लोग मोनो हेलो कंपाउंड्स में का भी और क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके बेसिस पे? तो जो हेलोजन एटम से एडजेसेंट कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसमें तीन ग्रुप आते हैं, फिर अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। फर्स्ट, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n1 H2n+1 X। ये आगे फिर क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। और इसका सेकेंड है अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? अलाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन एटम होता है वो उस कार्बन से अटैच होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बट इस कार्बन से जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होता है उस पर डबल बॉन्ड होता है। बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बट उस कार्बन से एडजेसेंट जस्ट एक एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि हेलोजन एटम से जो जस्ट एडजेसेंट कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इसमें भी दो है, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। एक एक करके समझते हैं। विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो हो ही, साथ साथ उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो। अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है? हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो हो ही, साथ साथ वो कार्बन जो है एरोमेटिक रिंग का एक पार्ट हो, एरोमेटिक रिंग का एक हिस्सा हो। नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम सब सारे का एक जगह पढ़ लेंगे, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ने से मतलब कंफर्टेबल भी आप नहीं रहिएगा और अच्छे से एक जगह कवर भी नहीं हो पाएगा। चलिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आप सभी जानते हैं कि RX बॉन्ड में R मतलब कार्बन, एक हेलोजन। तो कार्बन जो होता है कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है हेलोजन से, और हेलोजन मोनो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन से। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हेलोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण अल्काइल हैलाइड जो बॉन्ड है, अल्काइल हैलाइड RX बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज के कारण। और पीरियोडिक टेबल में हम लोग जैसे ही ऊपर से आए, ऊपर से नीचे चलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो CF अगर बॉन्ड है और CI बॉन्ड है तो सबसे बड़ा बॉन्ड है CI और सबसे बॉन्ड लेंथ सबसे कम है CF का। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा CF के तुलना में। आप ये बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट सब देख सकते हैं चार्ट में, उसी तरह से अरेंज है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन का मेथड क्या है? तो इसका फर्स्ट प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रॉम अल्कोहल, और ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का, अल्कोहल से। अल्कोहल पे हम लोग अगर HCl डालते हैं, एसिड डालते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है तब तो हम लोग को एक रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा ZnCl2। तो हमारा फॉर्म करेगा अल्काइल हैलाइड RCl+H2O। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो हम लोग को ये रिएजेंट ZnCl2 यूज़ करने का भी काम नहीं है, बस हम लोग सेक करेंगे और रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, बस हमारा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। सेकेंड, ROH+NaBr+H2SO4, RBr+NaHSO4+H2O बनेगा। ROH+PX3, RX+H3PO3, ROH+PCl5,
RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ROH प्लस ROH रेड फॉस्फोरस या X2 की जगह हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, Cl2 या Br2 लेंगे, सॉरी Cl2 नहीं लेंगे, I2 या Br2 लेंगे, RX फॉर्म किया, ROH प्लस SOCl2 फॉर्म करेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये SOCl2 हम लोग जो है थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, और यही सबसे ज़्यादा प्रीफर भी किया जाता है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें SO2 और HCl जो दोनों गैस बनेगा और इन्वायरमेंट में ये रिलीज हो जाएगा और हमारा आराम से RCl अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। सेकेंड मेथड है हमारा प्रिपरेशन का अल्काइल हैलाइड का फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन या फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन अल्केन का। तो चलिए इसमें दो कंपाउंड बनता है, एक टर्मिनल पे क्लोरीन जुट गया है, Cl2 UV लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, और एक सेकंड कार्बन पे जुट गया है। तो इस दोनों को सेपरेट करना तो मुश्किल होता है, पर इसमें जो है मेजर कंपोनेंट में जो है जिसमें सेकंड कार्बन पे क्लोरीन जुटा है वो बनता है। बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अराइल क्लोराइड या ब्रोमाइड आराम से प्रिपेयर हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। अब आप बोलिएगा कि हम लोग इसमें X2 की जगह F2 क्यों नहीं ले रहे हैं, I2 क्यों नहीं ले रहे हैं? तो F2 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए हम F2 यूज़ नहीं करते हैं, और I2 के केस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। तो अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे जैसे HNO3 HiO4 की रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो तो हम लोग I2 भी यूज कर सकते हैं। बट और ये जो ऑर्थो हेलोटोलिन और पारा हेलोटोलिन बना, ये दोनों को हम लोग ईजिली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन में क्या करते हैं, एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को हम लोग डिसॉल्व करते हैं NaNO2 प्लस HX कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में। तो हमारा क्या बनता है डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ArN2 प्लस X माइनस। इस पर अगर हम लोग ArN2 प्लस X माइनस पे Cu2X2 रिएक्ट करवाते हैं, X की जगह यहाँ क्या हो सकता है, X2 की जगह Cl या ब्रोमीन, तो हमारा अराइल हैलाइड फॉर्म करता है और N2 गैस रिलीज होता है। अगर इसी की जगह हम लोग को अराइल आयोडाइड बनाना हो तो हम लोग यहाँ बस ArN2 प्लस X माइनस पे हम लोग Ki से रिएक्ट करवाएंगे और हमारा अराइल आयोडाइड बन जाएगा। आपका नेक्स्ट पेज में वो दिखेगा भी, हाँ देखिए। ठीक है, अब हमारा और एक प्रिपरेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड, तो हम लोग बना सकते हैं अल्कीन से। अल्कीन पे कोई भी अल्कीन आप ले सकते हैं, उस पर HX का अगर आप रिएक्शन करवाइएगा तो डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, एक तरफ H जुड़ जाएगा एक तरफ X जुड़ जाएगा। लेकिन ये भी जो भी जुटेगा ये MR रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिफ रूल को। एडिशन ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट हेलोजन, कोई भी एल्कीन में आप हेलोजन ग्रुप डालेंगे CCl4 के प्रेजेंस में तो आपका विक डाइब्रोमाइड बनेगा। अगर आप विक डाइब्रोमाइड बनेगा, और ये जो विक डाइब्रोमाइड बना ये रेडिश ब्राउन कलर रिलीज करता है, ब्रोमीन का जो होता है यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर रिलीज होता है, जिसके कारण हमको ये पता चल जाता है कि स्टार्टिंग में जो हम रिएक्टेंट लिए थे वो कोई डबल बॉन्डेड चीज़ था, मतलब कि एल्कीन था। चलिए नेक्स्ट हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें मेनली इसमें दो रिएक्शन होता है, एक फिनकेल्स्टीन रिएक्शन एक स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है। अल्काइल आयोडाइड हम लोग बनाते किससे हैं, तो RX, X की जगह हम लोग यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं और इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन में। तो जैसे हम लोग अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करेंगे अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा के ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हमारा सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है ड्राई एसीटोन में। और ये जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड जो नीचे बैठ गया जाके, ये हमारे रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब आया आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको अल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं, अल्काइल ब्रोमाइड्स को आप लोग कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाइए। अल्काइल ब्रोमाइड को आप कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाइए, जैसे AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, COF2 हो गया या SbF3 हो गया, तो आपका अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा और AgBr बाई प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। तो यही है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन।
तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड जब भी प्योर होगा तो कलरलेस होगा, लेकिन वैसे ही जैसे ही ब्रोमाइड या आयोडाइड लाइट के प्रेजेंस में आएगा वो कलर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बस आपको 2 पॉइंट याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सॉरी, सबसे पहले देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देख लेते हैं आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई। ऊपर से नीचे आर को अगर हम लोग कॉमन ले लें, सबको में सी एस थ्री आर है, तो ऊपर से नीचे आ रहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में। तो ऊपर से नीचे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक वेट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बढ़ेगा। तो हमारा आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर आई का होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है। साइज और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेलोजन एटम के। ठीक है, अब आप बॉइलिंग पॉइंट को एक और तरीके से देखे थे कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। आप तीनों एग्जांपल देख सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट में देखिए, मेल्टिंग पॉइंट में जो होता है पारा आइसोमर का जो होता है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि पारा आइसोमर जो होता है वो सिमेट्री आ जाता है पारा आइसोमर में, तो वो क्रिस्टल लैटिस में जो होता है एग्जैक्टली फिट हो जाता है। इसके कारण ऑर्थो और मेटा से पारा आइसोमर का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। डेंसिटी हो तो आप मैच कर ही सकते हैं, उसका कुछ खास नहीं है। और अब आया सॉल्युबिलिटी। हेलो एल्केन जो होता है बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वाटर में। हेलो एल्केन बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर, हेलो एल्केन बहुत कम सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन हेलो एल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। अब क्यों कम सॉल्युबल होता है वाटर में? क्योंकि हेलो एल्केन का बॉन्ड टूटने के बाद जो वाटर से बॉन्ड बनाता है, तो हेलो एल्केन के बॉन्ड टूटने में ज़्यादा एनर्जी लग जाता है, और वाटर के साथ जब वो बॉन्ड बनाता है तो वो कम एनर्जी रिलीज करता है। ये कारण है। और फिर हेलो एल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के केस में दोनों बॉन्ड एक जो टूटने में एनर्जी लगा और जो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जुड़ के जो एनर्जी रिलीज किया ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसके कारण ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें बेसिक 3 रिएक्शन है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहला जो इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? इसमें न्यूक्लियोफाइल आर एक्स में आप देखे ही थे पोलराइज्ड बॉन्ड होता है, क्योंकि आर प्लस होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उस पर लोन पेयर है। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और हेलोजन ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नीचे देखिए, रिएजेंट दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये दिया हुआ है, और मेन प्रोडक्ट का क्लास क्या है ये दिया हुआ है। तो ये आप चार्ट अपने से देख लीजिएगा अच्छे से, पहले 2 मिनट लगा के आप सारा देख सकते हैं। फिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जिसपे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। इसका एग्जांपल है जैसे साइनाइड और नाइट्राइल। साइनाइड में कार्बन से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, उसी तरह नाइट्राइल में भी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट, जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये दो मैकेनिज्म से ये डिस्क्राइब हो सकता है या प्रोसीड करेगा, 2 मैकेनिज्म से, SN2 और SN1। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलेकुलर रिएक्शन। SN2 में हमारा CH3Cl पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा, और यहाँ पे बॉन्ड जो न्यूक्लियोफाइल का बनेगा कार्बन के साथ, और जो हेलोजन एटम का यहाँ क्लोरीन है वो जो रिमूव होगा एज ए लिविंग ग्रुप, दोनों साइमल्टेनियसली होगा। मतलब एक समय ऐसा भी होगा, मतलब बहुत कम क्षण के लिए, कि आपका OH कार्बन से जुड़ा हुआ भी है और क्लोरीन भी अभी कार्बन से टूटा नहीं है। तो यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट यहाँ फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ जो कार्बन है इसका 5 बॉन्ड बन गया और कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए इंटरमीडिएट यहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो दोनों रिएक्टेंट है न्यूक्लियोफाइल और CH3Cl, न्यूक्लियोफाइल की जगह हाइड्रोक्साइड आयन और CH3Cl, दोनों ही
रिएक्शन के रेट को पे डिपेंड करता है, पे डिपेंड डालता है आप बोल सकते हो। और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, कार्बन का कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाता है, पलट जाता है। उसी तरह जैसे कि हम लोग बारिश में हैं और एकाएक आंधी आ गया तो फिर अम्ब्रेला जो पलट जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही CH3Cl, ये CH3Cl की जगह अगर कोई बल्कि ग्रुप रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करने, कार्बन पे अटैक करने से रोकेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा उस न्यूक्लियोफाइल पे। इसलिए सबसे ज़्यादा SN2 प्राइमरी हैलाइड में होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड में होता है, फिर टर्शियरी हैलाइड में होता है। आप देख भी सकते हो मिथाइल के केस में अगर न्यूक्लियोफाइल 30% इस पर अटैक करने का अगर उसका चांस है, तो इथाइल 1 डिग्री के केस में ही आप मात्र 1% है। और आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री के केस में आप देखो मात्र 0.02% है। इनफैक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल 3 डिग्री के केस में तो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं, एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैच कर ही नहीं पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है SN1 सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, जैसे कि वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। SN1 में क्या होता है भाई, तो SN1 में जो आपका CH3 होल थ्राइस CBr है, इसमें CBr का बॉन्ड पहले टूट जाता है। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो कार्बोकैटायन। तो ये फर्स्ट प्रोसेस जो होता है, ये C और Br का बॉन्ड टूटना रिवर्सिबल होता है और स्लो भी होता है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि CBr अभी कुछ इस पर चार्ज वार्ज था नहीं, पहले नॉर्मल था, इसको टूटना है तो आराम से टूट रहा है। लेकिन जैसे ये टूट जाता है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड अटैक जो होता है ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि देखिए आप कार्बोकैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव के कारण बहुत तेजी ये रिएक्शन होता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप में होता है। पहले आपका क्या हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। तो ये SN1 किसमें सबसे ज़्यादा होगा, ये देखने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन जहाँ स्टेबल होगा SN1 सबसे ज़्यादा वहाँ होगा। तो टर्शियरी हैलाइड में सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड में, फिर प्राइमरी हैलाइड में, फिर CH3X में। इनफैक्ट कोई अगर जहाँ कहीं पे रेजोनेंस हो गया तो वहाँ तो कार्बोकैटायन एकदम गजब का स्टेबल हो जाएगा, तो वहाँ सबसे ज़्यादा SN1 प्रीफर होता है। इसी के कारण एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में जो होता है SN1 ही प्रीफर होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ जो है स्टेबिलिटी रेजोनेंस से पा लेता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से SN1 SN2 दोनों खत्म होता है। अब आगे स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए बेसिकली SN2 रिएक्शन जो होता है वो इन्वर्जन से प्रोसीड करता है, और SN1 रिएक्शन जो होता है रेसिमाइजेशन से प्रोसीड करता है। इनको समझने के लिए हम लोग को पहले बेसिक समझना होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं, कायरलिटी किसको बोलते हैं, रिटेंशन किसको बोलते हैं, इन्वर्जन किसको बोलते हैं, और रेसिमाइजेशन किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो जो जनरल लाइट हम लोग देख रहे हैं सामने, उसको अगर हम लोग एक निकोल प्रिज्म से पास कर दें तो वो एक ही डायरेक्शन में लाइट हो जाता है। मान लीजिए अब ऊपर जा रहा है वो लाइट, सिर्फ वन डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, इसको और बोलते हैं PPL। तो कोई भी कंपाउंड है उसके सॉल्यूशन से अगर हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किए, कोई भी कंपाउंड के सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किए, तो अगर उस लाइट को वो रोटेट कर दिया, या तो क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, कैसे भी अगर वो रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा वो। और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको बोलते हैं, या डी फॉर्म बोलते हैं, या पॉजिटिव साइन भी उसमें लेते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो उसको लेवो रोटेटरी बोलते हैं, एल फॉर्म बोलते हैं, या निगेटिव साइन प्लेस करते हैं उसके डिग्री ऑफ रोटेशन के आगे। और ये पॉजिटिव और निगेटिव आइसोमर जो है कंपाउंड का, ये ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है। और इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग को समझना है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी और इनएंशियोमर्स। देखिए एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है, वैसा स्टीरियो सेंटर जिसका कोई सिमेट्री नहीं हो, मतलब कि जो दो भाग में नहीं बट सके। अगर मिरर के सामने ले जाए तो उसका सामने वाला इमेज एग्जैक्ट वो ना बने जो सामने चीज़ है हमारे, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर। और यही जो एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अब सिमेट्री और एसिमेट्री तो आप लोग दिन
हर डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लगता है कि सिमेट्रिकल है, बट जब आप प्लेस करिएगा ना राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर, तो आपका सिमेट्रिकल नहीं, एक दूसरे पे बैठेगा नहीं एग्जैक्टली। अब इसी को हम लोग केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं। अगर कोई एक कार्बन है और उस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुटा हुआ है, मान लीजिए आप कार्बन से एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, एक OH जुटा हुआ है, एक CH3 जुटा हुआ है, एक C2H5 जुटा हुआ है उसी कार्बन से, तो उस कार्बन को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकली, और इस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर किसी एक सेंटर से अगर चारों अलग अलग ग्रुप जो है वो नहीं जुटा हुआ है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन सबसे नीचे फोटो जो दिया हुआ है, कार्बन से एक CH3, दो CH3, एक H, एक OH, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का देखते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, कार्बन से सबसे ऊपर जो फोटो है CH3, एक OH, एक H, एक C2H5, तो ये जो है ये कायरल है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब आगे हम लोग से आएगा कि इनैंसियोमर्स हम लोग किसको कहते हैं। वैसा स्टीरियो आइसोमर जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ सके, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठ सके, एग्जैक्ट फिट नहीं हो, उसको हम लोग इनैंसियोमर बोलते हैं। इनैंसियोमर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, इनैंसियोमर का सब कुछ सेम होता है, बस एक चीज़ को छोड़ के सब कुछ सेम क्या क्या होता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। बस अगर कोई इनैंसियोमर किसी लाइट, कोई इनैंसियोमर प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमा देता है इनैंसियोमर, तो उसका दूसरा जो आइसोमर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। एक लेवो होगा तो एक डेक्स्ट्रो होगा, और एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये मिक्सचर जो है दो आइसोमर का, ये मिला जुला के क्या होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन जीरो, और इसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेसिमाइजेशन। अब आगे हम लोग देखेंगे रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन किसको बोलते हैं। ये समझने के लिए आप सबसे नीचे जो फोटो दिया हुआ है एक आप देख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड आपको y दिखा रहा है, राइट साइड x दिखा रहा है, और नीचे दिखा रहा है YA+B करके। तो एक कंपाउंड है जिससे एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, बीच वाला हम लोग देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, एक तरफ X जुटा हुआ है, एक तरफ CH3 जुटा हुआ है, एक तरफ C2H5 जुटा हुआ है। अब जहाँ से हम लोग को y को जोड़ना है और x को रिमूव करना है, तो अगर जहाँ से x रिमूव हुआ वहीं पे आके y जुटा, ऐसा कि किस में हो रहा है, एक साइड में हो रहा है। देखिए आप ए साइड में, जहाँ x जहाँ से रिमूव हो रहा है, जिस साइड से x लेफ्ट साइड है, और ए वाले कंपाउंड में भी y भी लेफ्ट साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। और बी वाले कंपाउंड में देखिए x लेफ्ट साइड है बट y जुड़ रहा है राइट साइड, तो इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो जा रहा है, कन्फिग्रेशन पलट जाएगा। और ए बी अगर दोनों बन गया, ए भी बन गया, बी भी बन गया, तो इसको रेसिमाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और दोनों का डायरेक्शन, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज कट के जीरो हो जाएगा, और इसलिए इसको बोलते हैं क्या, रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बन गया। तो रेसिमाइजेशन क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट SN2 और SN1 का हम लोग एक एग्जाम्पल लेके अब समझ रहे हैं। ऊपर देखिए जो फिगर दिया हुआ है, कार्बन से CH3H C6H13 और Br जुटा हुआ है, और OH हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम SN2 का केस देख रहे हैं। SN2 के केस में क्या होता है, वन स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, जिधर से कार्बन, जिधर से हेलोजन एटम ब्रोमीन रिमूव होगा, उसके अपोजिट साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसलिए SN2 में हमारा रिटेंशन हो जाता है, कन्फिग्रेशन पलट जाता है। और SN1 के केस में क्या होता है, SN1 आप नीचे देखिए, नीचे जो दो फिगर दिया हुआ वो SN1 का। SN1 में क्या होता है कि पहले कार्बोकैटायन बनता है, मतलब कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, और Br माइनस अलग हो जाता है, और कार्बन पे एक प्लस चार्ज आता है, और कार्बोकैटायन बनता है। ये स्टेप बहुत स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद उस कार्बोकैटायन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो OH माइनस लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो ये जो अटैक है ये रेसिमाइजेशन क्रिएट कर देता है। क्यों, क्योंकि देखिए जिधर से Br टूटा उधर ही अगर OH जुट गया, जैसा कि राइट साइड में प्रोडक्ट जो बन रहा है, जिधर Br टूटा उधर ही OH जुट रहा है। जैसे माइनस ब्यूटेन 2 ऑल के केस में जिधर Br टूट रहा है राइट साइड से उधर ही बन रहा है, और लेफ्ट साइड में आप देखिए प्लस ब्यूटेन 2 ऑल के केस में राइट साइड से Br टूट रहा है और लेफ्ट साइड OH जुट रहा है। तो ये तो इन्वर्जन हो गया। तो ये टोटल मिला के क्या हुआ, रेसिमाइजेशन। हमारा अगला है टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कोई भी हेलो एल्केन है जिसके बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए और उस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो इस केस में एल्कीन बन जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में तो सबसे पहले एल्कीन बन जाएगा। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बीटा कार्बन से हेलोजन एटम जो होता है कार्बन एटम का एल्कीन फॉर्म कर देता है और बीटा हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है इस एलिमिनेशन में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अब नीचे देखिए एक्स ग्रुप यहाँ से लीव कर रहा है और एक तरफ से एच रिमूव हो रहा है, एक तरफ से एक्स रिमूव हो रहा है और एल्कीन बन जा रहा है। और ये जो ओ एच माइनस था ये एच लेके बी एच बना ले रहा है और एक्स माइनस रिमूव हो जा रहा है एज अ लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखिए, 2 ब्रोमोपेंटेन के केस में देखिए ओ एच माइनस रिएक्ट कर रहा है और यहाँ से एक हेलोजन रिमूव होगा और एक तरफ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड बनेगा। तो अगर इधर से हम लोग गिने 1 2, सेकेंड कार्बन से ब्रोमीन रिलीज होगा और फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है या थर्ड कार्बन से रिलीज हो सकता है। अब दोनों में से कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन माइनर प्रोडक्ट बनेगा? तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे और माइनर प्रोडक्ट सैडजेफ रूल के हिसाब से बनता है। सैडजेफ रूल क्या बोलता है कि एल्कीन जो फॉर्म हुआ उसके दोनों साइड जिधर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा एल्कीन वहीं पे फॉर्म होगा। तो अब देखिए लेफ्ट साइड में जो पेंट 2 इन बना है उसके केस में देखिए सेकंड कार्बन पे एल्कीन बन रहा है, सेकंड कार्बन पे एल्कीन बन रहा है मतलब उसके राइट साइड भी एक है और लेफ्ट साइड भी है। और पेंट 1 इन में देखिए फर्स्ट कार्बन पे एल्कीन बन रहा है तो बस लेफ्ट साइड में आपको अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। इसीलिए इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? पेंट 2 इन किसके हिसाब से? सैडजेफ रूल के हिसाब से। और पेंट 1 इन क्या बनता है यहाँ पे? माइनर। अब रिएक्शंस विथ मेटल, जो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड जो होता है या ब्रोमाइड या आयोडाइन वो मेटल से रिएक्ट कर लेता है और कार्बन मेटल बॉन्ड बना देता है। इसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, और RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। RMgX हम लोग को कैसे मिला? तो जैसे देखिए CH3CH2Br को हम लोग अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराए ड्राई ईथर के साथ तो हमारा बन गया CH3CH2MgBr। इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। देखिए R के जगह पे यहाँ CH3CH2 है, Mg के जगह पे Mg, X के जगह पे Br। और हम लोग RMgX को अगर वाटर से रिएक्ट करा देंगे, नेक्स्ट पेज में RMgX को अगर वाटर से रिएक्ट करा देंगे सेकेंड रिएक्शन तो हमारा RH और मेन प्रोडक्ट बन जाएगा MgOHX। ठीक है। हमारा वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल हम लोग अल्काइल हैलाइड का लेते हैं और 2 एटम सोडियम का लिए तो हमारा अल्केन फॉर्म करता है। अल्केन के साथ 2NaX भी बनता है, लेकिन ये जो अल्केन बनेगा ये हमेशा सिमेट्रिकल बनता है, क्योंकि देखिए सिमेट्रिकल बनता है, एक बात हो गया। और दूसरी बात भी एक और है कि यहाँ जो अल्केन बनेगा प्रोडक्ट में जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा वो रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा प्रोडक्ट में डबल होगा नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट से। ठीक है। अब आइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अराइल हैलाइड जो होता है बहुत ही कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टेंट के टुवर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो बेंजीन पे क्लोरीन नहीं, क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का यहाँ एग्जांपल लेके बताया तो बेंजीन पे Cl जुटा हुआ है, तो बेंजीन पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और क्लोरीन पे क्या है? लोन पेयर है। तो यहाँ रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस के कारण क्या होता है? क्लोरीन और कार्बन, बेंजीन का जो कार्बन एटम है उसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण लेस रिएक्टिव हो जाता है। ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा? और इसमें जैसे अंतर है कि हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है, जिसके कारण देख अराइल हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है और अल्काइल हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो sp2 के केस में यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और उस कार्बन के कंपैरिजन जो sp3 के केस में sp3 में है अल्काइल हैलाइड में, तो यहाँ जो हैलोजन कंपाउंड है और कार्बन कंपाउंड है दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है अराइल हैलाइड में। थर्ड इसका रीज़न क्या है? फिनॉल कैटायन जो होता है अनस्टेबल होता है। बेंजीन पे अगर आप एक कहीं पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए तो वो अनस्टेबल होता है और बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन इट इज़ लाइकली टू न्यूक्लियोफाइल टू रीच एरीन्स, इसलिए एरीन्स तक नहीं पहुंच पाता है रिपल्सन के कारण। अब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल
क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन पे हम लोग अगर NaOH 623 केल्विन 300 ATM डालेंगे तो फिनॉल बन जाता है। अगर आपको ये रिएक्शन और कम टेम्परेचर पे करवाना है और आसानी से करवा देना है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करना होगा ऑर्थो या पारा पोजीशन पे। अगर आप दोनों पे कर देते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, एक पे करेंगे तो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा। जैसे देखिए फर्स्ट में हम लोग पारा पोजीशन पे NO2 जोड़ दिए जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और NaOH और मात्र 443 केल्विन इसमें हो गया, तो बन गया यहाँ हमारा। और उसके बाद फिर ऑर्थो पारा दोनों पे जोड़ दिए थे, इसमें 368 केल्विन पे ही हो गया रिएक्शन। उसके बाद ऑर्थो पारा सब दोनों ऑर्थो और एक पारा पे जोड़ दिए, तो इसमें हमको टेम्परेचर देने का भी काम नहीं करा, कॉमन वार्म किए और यहाँ पिक्रिक एसिड बन गया है। ये ऑर्थो पारा पे जो NO2 जुटा हुआ है और यहाँ OH है, इसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसको आप बोल सकते हैं पिक्रिक एसिड भी इसको बोलते हैं। इसी का नीचे मैकेनिज्म है, ये आप देख सकते हैं, वो कुछ खास नहीं है। अब आइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। हेलो एरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाता है, जैसे कि हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। हेलोजन ग्रुप जो होता है डीएक्टिवेटिंग होता है, जिसके कारण ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो जाता है ये। और भी जैसे कि रेजोनेंस हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ज़्यादा हो जाता है मेटा पोजीशन से, जिसके कारण ये फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन पे क्लोरीन जुटा हुआ है, इस पर अगर हम लोग रिएक्ट करवाए Cl2 के साथ और एनहाइड्रस FeCl3 रिएजेंट लिए तो हमारा मेजर कौन सा बना, ऑर्थो और पारा पे बनना है, तो ऑर्थो वाला और पारा वाला दोनों बन गया। पारा वाला मेजर इसलिए बना क्योंकि दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मेजर बन गया और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन माइनर बन गया। नाइट्रेशन में भी उसी तरह HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इस पर भी बना NO2, ऑर्थो पे जुट गया एक बार पारा पे जुट गया, मेजर बन गया आपको पारा वाला 1,chloro,4 नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन के केस में HNO3 नहीं लेंगे, बस कंसनट्रेटेड H2SO4 को हीट कर देंगे, इसमें भी ऑर्थो पे SO3H जुटा, एक जगह पारा पे जुटा SO3H, मेजर बनेगा आपको जो पारा पे जुटा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, जो भी जैसे क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है इसके ऑर्थो या पारा पे इसके अलावा जो भी दिया हुआ है वो जुट जाएगा बस क्लोरीन को छोड़ के। जैसे कि क्लोरोबेंजीन फर्स्ट केस में CH3Cl दिया हुआ है, एनहाइड्रस AlCl3, तो CH3Cl में Cl को छोड़ के CH3 जुट जाएगा ऑर्थो और पारा पे, और पारा वाला मेजर हो जाता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल एक और है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, उसके अलावा एक और है C डबल बॉन्ड O एक साइड, CH3 फिर Cl एक साइड, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो इस पर भी C डबल बॉन्ड O CH3 जुटेगा, ऑर्थो और पारा पे Cl को रिप्लेस कर दीजिए और ऑर्थो और पारा पे, तो पारा वाला मेजर बनेगा। अब रिएक्शन विथ मेटल, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, हम लोग पहले पढ़े उर्ज रिएक्शन जिसमें अल्केन बनता है RR। उर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या बनता है, बेंजीन पे R जुड़ जाता है। अब इस पर हम लोग क्या लेते हैं, एक Na लेते हैं और आप बेंजीन पे एक X ग्रुप ले सकते हैं और RH, तो इसमें क्या बनेगा, बेंजीन पे R। और फिटिंग रिएक्शन में क्या बनता है, डाइफिनाइल बन जाता है, इसमें 2 और उसके बाद फिर बेंजीन पे X ले सकते हैं, या तो आप यहाँ क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, तो 2Na और डाइफिनाइल बनेगा और NaX रिलीज हो जाएगा बाई प्रोडक्ट में। पॉली हेलोजन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 हेलोजन हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। अब इसमें देखिए डाइक्लोरोमीथेन हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, मिथाइलिन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन जो है पेंट रिमूवर के काम आता है, पेंट रिमूवर के तौर पे यूज़ आता है। मिथाइलिन क्लोराइड जो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हार्म करता है। आप एक बार इसको रीडिंग डाल दीजिएगा पूरे को, मैं इसका मेन चीज़ बता दे रहा हूँ। ट्राइक्लोरोमीथेन या इसको और हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है मेजर यूज जो होता है क्लोरोफॉर्म का फ्रियोन्स बनाने में यूज होता है, फ्रियोन्स रेफ्रिजरेटर R22। और क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के प्रेजेंस में, एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में, और बहुत ही एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस रिलीज करता है, कार्बोनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग फॉस्जीन भी बोलते हैं। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्लोज डार्क एरिया में रखते हैं कि वो एयर से रिएक्ट ना करे। अब
ट्राई आइडोमिथेन या आइडोफॉर्म, इसको पहले हम लोग ना एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते थे, और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि ये फ्री आयोडीन को रिलीज कर देता था, इसलिए अब इसको, और स्मेल भी इसका थोड़ा वैसा अच्छा नहीं था, तो अब इसको हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ नहीं करते। टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको इस कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसल कैम के लिए यूज आता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए यूज आता है, और भी अदर केमिकल्स जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जनरल सॉल्वेंट का इसका यूज है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कैंसर भी कॉज करता है ह्यूमन्स में। और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप लोग एयर में रिलीज कर दीजिएगा एटमॉस्फेयर में, तो ये ओजोन लेयर को जाके धीरे 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 ओजोन लेयर को पतला करता है। फ्रियोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स में सब फ्रियोन्स 12 CCl2F2 मोस्ट कॉमन फ्रियोन्स हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, मतलब अगर हमारे पास आ गया तो हमको, मतलब समझ लीजिए आप किसी मछली के पास आ गया, मछली को चिड़िया खाया, चिड़िया के पास चला गया, चिड़िया को ईगल खाएगा, ईगल के पास चला जाएगा, तो मतलब ये हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते जाता है और फैटी एसिड में स्टोर होते रहता है। इसी तरह ये जो चिड़िया जैसे ही इसको खाता है, तो इसमें चिड़िया का जो अंडा होता है, जब चिड़िया अंडा देती है तो वो अंडा टूट जाता है बचपन में ही, इसी के कारण DDT उसके बॉडी में आ जाता है, उसके कारण। अब तो यहाँ से समरी आ गया, या आप एक बार समरी देख लो, क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर ले। ये क्वेश्चन 2018 नीट का है। द कंपाउंड C7H8 अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। C7H8 पे सबसे पहले हम लोग 3Cl2 और हीट किए, A बना। एक पे फिर हम लोग Br2 और Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए, B बना। B पे फिर हम लोग ZnHCl रिएक्ट करवाए, C बना। आप ऑप्शंस चारों देख सकते हैं, आप खुद पहले बनाने का कोशिश करिए, फिर मेरा सुनिए, 1 मिनट पॉज करके देखिए। तो C7H8 एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि अगर कार्बन हाइड्रोजन का अगर रेशियो 1 के बराबर आ रहा है ऑलमोस्ट, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 2 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड होगा, तो ये एरोमेटिक है, तो ये टॉलिन है। टॉलिन पे हम लोग 3Cl2 करवाए, तो यहाँ क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगा। लेकिन यहाँ क्लोरीनेशन नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीनेशन तब होता जब यहाँ पे एक कोई मेटल भी साथ होता, तब क्लोरीनेशन होता। तो सब्सटीट्यूशन में क्या होगा, जितना भी मिथाइल पे हाइड्रोजन वो सब रिमूव हो जाएगा और वहाँ क्लोरीन जुट जाएगा, बन गया। उसके बाद हम लोग Br2Fe, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पे आयरन भी दिया हुआ, एक मेटल दिया हुआ है, तो ब्रोमीन और आपका ब्रोमीन जो है, अब आपको देखना है सबसे पहले कि ये CCl3 जो है ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो CCl3 मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि बेंजीन से जो जस्ट सटा हुआ कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे एडजेसेंट एटम से जो क्लोरीन है, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो अब अगला स्टेप बन गया हमारा, बी भी बन गया। बी के बाद हम लोग ZnHCl उस पर रिएक्ट करवाए। ZnHCl जैसे ही रिएक्ट करवाए, ये रिडक्शन करवा देगा, जितना भी क्लोरीन है उसको रिमूव करके, और वहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेटाब्रोमोटोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट 2018 का है। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्काइल ब्रोमाइड विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। तो सबसे पहले कोई एक हाइड्रोकार्बन है, वो Br2 से रिएक्ट करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू करेगा, और वो अल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। और अल्काइल ब्रोमाइड में उर्ज रिएक्शन चलेगा, और उर्ज रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आएगा वो 4 कार्बन से कम होगा। उर्ज रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, सिमेट्री। 4 कार्बन से अगर कम है तो 2 कार्बन का आएगा प्रोडक्ट, और अगर 2 कार्बन का आ रहा है तो उसका रिएक्टेंट एक कम होगा, और मतलब CH, आप पीछे से भी चल सकते, CH3Br, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड था ये। और मिथाइल ब्रोमाइड कब बन सकता है, किस चीज़ से, ब्रोमीन को किस चीज़ से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, सीधा मिथाइल से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिथाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2017 का है। एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज, ये तो पीछे NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, जिसमें कि बस ये NCERT में आप पीछे पढ़े भी हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में RCl जो रहता है उसमें से Cl टूट जाता है और R+ जो बनता है वो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में जाके जुड़ जाता है। तो ये R+ का जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ज़्यादा ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाएगा। तो क्लोरोबेंजीन तो हो नहीं सकता, ब्रोमोबेंजीन भी नहीं हो सकता, नीचे देखिए। और क्लोरोइथेन देखिए, इस पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है, और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड पे देखिए, इस पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है, क्लोरोइथेन पे जो बन रहा है उसमें देखिए आप जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो बस एक साइड से मिथाइल ग्रुप से है, तो लेस स्टेबल हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा ये 2 मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन नीट 2011 का है। इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट में रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है जो उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा C2H5OH। तो इसमें अगर ब्रोमीन से जो जस्ट एडजेसेंट कार्बन है अगर वहाँ पे अटैच हो जाता है ये C2H5O OC2H5, तब तो ये SN2 होगा। लेकिन उससे जो एडजेसेंट कार्बन है, मतलब ब्रोमीन से जो सेकंड नंबर वाला कार्बन वहाँ अटैच होगा तो 1 डिग्री होगा, क्योंकि वहाँ अगर अटैच होगा तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इधर 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा और इधर 1 मिथाइल ग्रुप रहेगा। और अगर ब्रोमीन से जस्ट सटा हुआ कार्बन पे अटैच होगा तो वहाँ पे बस इधर 1 मिथाइल ग्रुप होगा, इधर 1 ग्रुप होगा बस, मिथाइल तो नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पे SN2 होगा। वैसे ही सेकेंड लाइन भी है, उसमें भी वही है, सेम कॉन्सेप्ट। C2H5O- है, तो अगर ये OC2H5 ब्रोमीन से जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है उस पर अटैच होगा तो ये SN2 होगा, और उससे जो बगल में सेकंड वाला कार्बन है उस पर अटैच होगा तो SN1 होगा, क्योंकि अगर सेकंड वाले कार्बन पे अटैच होगा तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप से ये अटैच सराउंडेड हो जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि SN1 के केस में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, और SN2 के केस में तो हम लोग मतलब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर पा रहा है कि नहीं ये देखते हैं। इन मतलब उसमें बल्कि ग्रुप नहीं रहना चाहिए SN2 के केस में, तो यहाँ SN2 हो, यहाँ भी होगा। तो हमारा ये क्विक रिवीजन सीरीज हेलो एल्केन और हेलो एडेन का यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको मेरा वीडियो का अगर PDF चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है उत्कर्ष6129। मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो की PDF भी इंस्टाग्राम पर भेजने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग सीक्रेट्स फॉर केमिस्ट्री।